हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए सीटेट मैराथन क्लासेज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो और उसके बाद फिर लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। और ऑप्शन नंबर डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर में मेरा क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? तो वह कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा देखिए क्या है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर 3, कागज पेंसिल परीक्षण। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा क्या है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कुछ सब्जियां फल होती है। ये क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न मेरा क्या है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, प्रयोग के। और यदि जो क्वेश्चन रहेगा कि कौशल के आकलन की संभावना है, तब कौन सा हो जाएगा? चर्चा, प्रश्न पूछना और अभिव्यक्ति तीनों हो जाएगा। और नहीं बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रयोग। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए मेरा है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय किससे नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 से, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। अब अगले प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थी। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। इन सभी को आप पढ़िए। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि ऊपर दिए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। इन चारों से क्या होगा? बच्चों और शिक्षकों का स्व आकलन होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जो पाठ्य पुस्तक पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है वो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। यानी कि जो प्रयोग में हमेशा शब्द लाया जाता है उसी शब्द का भाषा में प्रयोग किया जाना चाहिए। और आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मेरा देखिए क्या है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 2, सृजनात्मकता का विकास, और उसके बाद फिर अवलोकन का विकास, और उसके बाद फिर वर्गीकरण कौशल का विकास करना। ये तीनों यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न मेरा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। यह एक कारण कौन सा है? किस कारण को पता करना है कि परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझाने में सक्षम करना, इसको छोड़ के। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मेरा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो सर्वेक्षण का उद्देश्य कौन कौन सा हो जाएगा? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन से कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो आप भारत के मानचित्र का अध्ययन करके जाइएगा, इससे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मेरा है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न किसके कारण होते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न में मेरा देखिए क्या दिया हुआ है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उन जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जंगल अधिकार अधिनियम यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2007। अगला प्रश्न मेरा देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस पौधे के जो कांटे होते हैं उसके बीच में अपना घोंसला बनाने वाला कौन सा पक्षी है? तो फाख्ता। फाख्ता जो है वो क्या होता है? कैक्टस पौधे के बीच जो कांटा होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है। और आइए देखते हैं अगले प्रश्न को कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो वह कौन सा पशु है जो भालू जैसा दिखता है? वो है स्लॉथ। ये पेड़ पौधों से उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों के समुच्चय कौन से हैं? तो मच्छर द्वारा जो रोग फैलता है उसके समुच्चय यानी कि कौन कौन से रोग हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं? तो डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। ये तीनों रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न मेरा क्या है कि घटपर्णी पौधा जो होता है निफेंथिस, वो क्या होता है? तब वो होता है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, यानी कि कीटभक्षी पौधा का एक उदाहरण है। अब अगले प्रश्न को देखिए कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है कि आंवला, पालक और गुड़, इन तीनों में क्या होता है? लौह पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न देखिए मेरा क्या है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? यानी मिर्च जो है भारत में शुरू से ही उगाया नहीं जा रहा है, किसी दूसरे देश से इसे लाया गया था और यहाँ पे अब इसकी खेती की जाती है। तो वो कौन सा देश है? तो दक्षिण अमेरिका। मिर्च किस देश से आया? दक्षिण अमेरिका। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आलू किस देश के द्वारा भारत में लाया गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी को देख सकते हैं? तो चील, गरुड़ और गिद्ध, ये जो तीनों होते हैं वो क्या होते हैं? मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी को देख सकते हैं और इसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी कि साफ साफ और दूर तक ये स्पष्ट देख सकता है। और चील, गरुड़, गिद्ध क्या है? जानवरों के मांस को खाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो किस कृषि में ऐसा होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हो जाएगा, झूम खेती। और झूम खेती का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। सांप क्या होता है? सांप सुन नहीं सकता है लेकिन कंपनों का अनुभव कर सकता है। तो वाद्य यंत्र को बजाकर सिर इधर उधर करता है, किस कारण? तो वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न जो कंपन होता है उसके प्रति अनुक्रिया करके वो अपने सिर को इधर उधर हिलाता डुलाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है? तो ये कथन यहाँ पर क्या है? सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो ये बच्चों और उनके विचारों के बारे में बताते हैं, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि ए दवाओं के गुणों वाले पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ, और बी बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। तो समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। शिक्षक क्या किया? समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा अधिगम प्रतिबिंबित करता है कि वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट भाग में, जो कि मैराथन क्लास ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।